जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, डेली केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करते होंगे। आज हम अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। ठीक है, अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। ठीक है, जो हमने कल अधूरे छोड़ दिए थे। हमारे पास कितने हुए थे? शायद लगभग समय की कमी के कारण हमारे 5 न्यूमेरिकल्स हुए थे। आज हम उन न्यूमेरिकल्स को आगे शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कर पाए। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है कि पीने के पानी का एक नमूना क्लोरोफॉर्म ठीक है, क्लोरोफॉर्म से गंभीर रूप से प्रदूषित पाया गया है। से गंभीर रूप से दूषित पाया गया है। ठीक है, संदूषण का स्तर प्रदूषण का स्तर 15 ppm माना जाता है। ठीक है, ठीक है, गड़बड़ हो गया। प्रदूषण का स्तर नहीं, यहाँ पर आएगा जिसे कैरोसिन कर कर कार्सिनोजन यानी कैंसरकारी, जिसको कैंसरकारी बोलते हैं। ठीक है, कैंसरकारी माना जाता है। ठीक है, और प्रदूषण का स्तर यानी कि जितना उस वह शुद्ध रह गया है। ठीक है, यानी कि सही तरीके से साफ सुथरा है, यानी कि प्रदूषित नहीं हुआ, वो कितना बचा है? 15 ppm बचा है। कितना? 15 ppm द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार। पहला पॉइंट आपको क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि 8 से द्रव्यमान में व्यक्त करें, द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करें। यानी कि जो ये 15 ppm है, इसको द्रव्यमान प्रतिशत में, मास परसेंटेज में निकालना है। और दूसरा है जल के नमूने, जल के नमूने की मोललता भी ज्ञात करनी है। दोनों काम करने हैं, मास परसेंटेज और मोललता। ठीक है, ये दो काम आपको करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखिए एक बार। क्या कह रहा है? पीने के पानी का एक नमूना क्लोरोफॉर्म से गंभीर रूप से दूषित हो जाता है, जिसे कार्सिनोजेन यानी कि कैंसरकारी मतलब कैंसर को मारने वाला माना जाता है। प्रदूषण का स्तर 15 ppm है। ठीक है, वो भी द्रव्यमान के अनुसार। तो द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करना है, इसको द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करना है। जल के नमूने की मोललता भी निकालनी है। तो सबसे पहले पीपीएम को मास परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं? पीपीएम को मास परसेंटेज में कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले पीपीएम क्या होता है? ठीक है, क्या होता है पीपीएम, ये देखना है। ठीक है, तो 15 ppm मान लो आप कंटेमिनेशन। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, आधा उधर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप गिवन लिख लो, कंटेमिनेशन 15% ppm, क्योंकि मास परसेंटेज निकालना है तो
इसको मास परसेंटेज में गिन लो, ठीक है। तो 15 ppm का मतलब क्या होता है? 15 ppm का मतलब भी पता होना चाहिए। 15 ppm ऑफ मास, 15 ppm मास, क्योंकि आपको द्रव्यमान के अनुसार दिया गया 15 ppm, तो इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 6 सॉल्यूशन में 15 ग्राम सोल्यूट है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा 15% ppm का मतलब क्या होगा कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम क्या है? सोल्यूट है। 15 ग्राम क्या है? सोल्यूट है। ये 15 ग्राम सोल्यूट यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CH क्या है सोल्यूट हमारा? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ये हमारा क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसकी 15 ग्राम हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी मास परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। मास परसेंटेज निकालनी है तो निकालो मास परसेंटेज। कैसे? मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 15 है डिवाइडेड बाय 10⁶, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 10⁶ इज इक्वल टू आपके पास बचेगा एक चीज और याद रखो कि एक ही आएगा, ठीक है। देखो गुना में 100 भी तो होगा इसका, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 15/4, पावर 4 बचा, ठीक है। तो एक हमारे पास एक नोट करके लिख लो कि 1% मास बाय मास इज इक्वल टू 10⁴ होता है। कितना? 10⁴, ठीक है। 10⁴ होगा। क्या होता है? 10⁴ होगा, 10⁴, ठीक है। तो आप क्या करो, अब ये नीचे है, इसको नीचे से अब ये इसमें क्या कर लो, या तो इसको ऐसे लिख लो 15 गुना -4, ठीक है, या फिर सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख दो 0.0015% हो गया। 0.015% ये हमारे पास क्या निकल गया? मास परसेंटेज निकल गया। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, पहला पॉइंट निकल गया मास परसेंटेज, ठीक है। ये सिर्फ बताना था आपको कि 1% मास बाय मास 10⁴ होता है। यहाँ से हमें क्लियर हो गया था, ये वाला यहाँ से क्लियर हो गया था, ठीक है। अब दूसरी बात हमें निकालनी है मोलैलिटी। देन मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, की होता है या क्या होता है बताओ यार? सेम है। क्या करना है? देखो यही लो, मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है पर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, किलोग्राम में चाहिए। किलोग्राम में आपको इसका क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। किलोग्राम में सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट चाहिए आपके पास, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का। तो सबसे पहले निकालने होंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो। मोल्स किसके? सोल्यूट क्या है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट मास बाय वॉल्यूम, 15 मास है, और मोलर मास क्या होगा? C कार्बन 12 है, H1 कार्बन 12 है, H1, ठीक है। तो 12 है, इसका आएगा आपका मोलर मास, और Cl3 का 12 1 13 है। एक मिनट, यहाँ पर निकाल लेते हैं मोलर मास। मोलर मास, पहले मोलर मास निकालो यार इसका। 12 + 1 + ऑफ इसका कितना होता है? Cl3 का 35.5 होता है, × 3 क्वांटिटी है। तो ये आपका लगभग आएगा 12 1 13 है, 35 कितने होते हैं? 35 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो ना, 3 5 15, एक हासिल 3 5 15 और एक 16 है,
3 3 और 1 10, 106.5 प्लस ऑफ 13 है, तो ये आ जाएगा आपका m मोलर मास। ये आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 119.5। ठीक है, अब मास ऑफ सोल्यूट निकाल लो। मास ऑफ सोल्यूट तो है आपके पास, तो मोल्स सीधा डायरेक्ट निकल जाएंगे। अब मास ऑफ सोल्यूट 15, मास ऑफ सोलवेंट, सॉरी मोलर मास ये आ गया, तो इसको डिवाइड कर लो, जो आएगा आज निकाल लो। ये आने वाला है ऐसा करो, इसके डिवाइडिंग में लगा लो 1, 1 0। इसको रेसिप्रोकल करोगे 15 गुना 10 इंटू में 11 है 95। इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10, 1 9 19, 5 3 15 है, 4 45, 5 नहीं 45। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो, 5 को 3 आ गया, ये भी इससे चला जाएगा शायद, भेज के देखो अच्छा एक बार। 21 3 7 21 और 2 बचा 29, 3 पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 30 डिवाइडेड बाई 239। अब इसको भी डिवाइड करेंगे ना, आगे करो इसको डिवाइड। इसको बना लो आप 300, यानी कि 0.301 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से बचेगा 300 में से 39, यानी कि 40 60 61 बचा 61। उसके बाद 2 जीरो लगा लो, तो 39 39 11 18 1 7 4। ठीक है, 478। और यहाँ बना हमारे पास 610। एक और बार जोड़ो इसमें, 39 ये बनेगा 17, 1 8 और 3 11 है, 1 5 और 2 7, 707। यानी कि कितने पे जाएगा आगे? आगे जाएगा ये 2 पे। ठीक है, आगे जाएगा ये 2 पे। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, 0.125 कुछ आएगा। फिर हमारे पास ये कुछ आपका आने वाला है ग्राम पर मोल। ठीक है, मोल्स 125 मोल्स आने वाले हैं। ठीक है, ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है भाई, बहुत बड़ी बात है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना। कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको सॉल्यूशन का मास गिवन है और सॉल्यूट का मास गिवन है, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दो। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 10⁻6 - 15 क्या बचेगा? 99985 है, यही बचेगा। यही बचना चाहिए। 1 मिनट, 1 9 हो रहेगा। ठीक है, यही बचना चाहिए। अब आपको ये तो ग्राम में है, अब केजी में चाहिए आपको। केजी में चाहिए तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करो, मोलैलिटी के फॉर्मूले में फिक्स कर दो अब वैल्यूज़। तो छोटे m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.125 डिवाइडेड बाय 999.985। अब इसको डिवाइड करते रहो भाई। ठीक है, सिंपल है, इसको डिवाइड करते रहो। अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत कैसे है, देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। 125/1000, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 3 अक्षर, इधर भी यही आएगा 9999985 डिवाइडेड बाय 1000। ये तो सिंपल से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसको कहाँ लिखें? ये मिटा दे, ये लिख लिया होगा, इस साइड का मिटा देते हैं। ओके, तो कितना बचा आपके पास? 125/99985 इज इक्वल टू, अब इसको 5 पे भेज दो। 25 पंजे 125। ओके, इसको भेजोगे 5 एकम 5, 49 5 नीम 45, फिर बचा 4, 49 5 नीम 45, फिर बचा 8, फिर 5 नीम 45, 45 3 35, 5 7 35। अब इसको आगे डिवाइड करो भाई, कैसे जाएगा ये आगे? 3 पे तो जाने से रहा, 25 भी नहीं जाएगा फिर 3 पे। आप इसको डिवाइड करके देखना आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आने वाला है। 1.26 × 10⁻⁻⁴
हमारे पास 10⁻⁴ आने वाली है। मतलब कहने का क्या है, 0.0000126 ये आपकी आंसर आने वाला है। ठीक है। एम अगर इसमें निकले तो ये आएगा, अगर इसमें निकालना है तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो लिख लिया, मिटा दे। चलो मिटा देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। जब मैंने सोल्यूबिलिटी आपको कराया था तब मैं करवा चुका था। ठीक है, अब भी करा देते हैं। अल्कोहल और पानी के विलयन में आणविक अंत क्रिया यानी कि मोलिकुलर इंट्रैक्शन क्या भूमिका निभाती है। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है ये सारे। निभाती है, कंसेप्चुअल है, क्योंकि हम पहले बेस बना लेते हैं, फिर हम चलेंगे एनडीए नेट जेडब्ल्यू की तरफ। उसके लिए अलग से एक प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। ओके, तो इसको लिखो क्वेश्चन को, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, इनका नेचर कैसा है। ठीक है, ये किस बिहाफ पर काम करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यानी कि एक अल्कोहल और एक पानी, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और देखो, इन दोनों के अंदर एक कॉमन बात आती है कि जब भी अल्कोहल और वाटर की बात की जाएगी, दोनों आपस में मिलते हैं, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं। पानी के जो कण होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, अल्कोहल उनके बीच में, अल्कोहल के कण उसके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए वे एक दूसरे में घुल जाते हैं। ठीक है, और इनके पास एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, दोनों के पास OH होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है दोनों के पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो भी समझते हैं अच्छे से। ठीक है ना, वो भी समझते हैं दोनों के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और एक बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है, जब भी अल्कोहल और पानी को आप मिलाओगे तो उनके जो कण होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, इंट्रैक्शन कर जाते हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। तो देखते हैं अब। देखो, मैंने क्या बताया आपको, दोनों के पास क्या होती है, हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों के पास होती है, लगभग दोनों के पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल और वाटर दोनों में OH नेगेटिव होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसलिए अल्कोहल और वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि ये भी H हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला और ये भी H हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, और दोनों OH नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं। तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बनना पॉसिबल है, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन पावर बराबर है। ठीक है, क्या होगा, अल्कोहल और वाटर दोनों दोनों क्या है, दोनों है क्या चीज़, है दोनों एक OH नेगेटिव ग्रुप कंपाउंड्स हैं। ठीक है,
यानी कि यौगिक है, दोनों एक दूसरे के यौगिक है। और दोनों के बीच, इसलिए दोनों के बीच में क्या होता है, अल्कोहल और वाटर आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसीलिए दोनों आपस में इंटरेक्ट हो जाते हैं। सीधा डायरेक्ट यही लिख देता हूँ मैं, हो जाते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये भी एच बॉन्डिंग, ये भी एच बॉन्डिंग, एक दूसरे के ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है, और दोनों के एक दूसरे के ऐसे चिपकेंगे तो इनके बीच में कोई स्पेस खाली नहीं रहेगा, और ऐसे चिपक जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा वाटर है। ठीक है, ऐसे काम करेंगे ये। इनके पास एक तो ये काम होता है, कारण होता है कि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों के पास क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ और देखना है कि जब भी आपको पता है, जब भी क्या होगा, दो अलग अलग चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या था, आपने क्या डाला आपने पहले पानी डाल दिया, उसके बाद अल्कोहल ही लिक्विड है वो भी डाल दिया, और दोनों एक ऐसी चीज़ है, दोनों आपस में जो एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाते हैं। तो वॉल्यूम में कोई फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम वैसी की वैसी रहेगी, जितनी वाटर है उतना ही वो रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जो वॉल्यूम, कि हमने वाटर डाला, मान के चलो वाटर इतना डाल दिया आपने, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। मान के चलो आपने वाटर इतना डाला, आपने उसके बाद इसके अंदर अल्कोहल भी डाला, और वो आपने सोचा इतना हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाएंगे। तो जितनी पहले थी ना उतनी ही वॉल्यूम रहेगी, उससे थोड़ी सी ऊपर आएगी, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाली, जितनी थी उतनी ही रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाता है। वॉल्यूम कंट्रैक्शन का मतलब क्या है, दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, लेकिन इसी कारण वहाँ पर वॉल्यूम उतनी की थोड़ी घट भी जाती है या थोड़ी आपस में कम भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम करते बात चीनी डाल देते तो चीनी के अंदर क्या होगा, पानी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, दोनों की मात्रा सेम होनी चाहिए, पानी ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, जब भी आप देखना किसी भी एक कौवे की कहानी सुनिए ना, वो घड़े में घड़े में, लोटे में, पता नहीं घड़े में एक पानी था, कौवा प्यासा था, तो उसके अंदर क्या हुआ, जब भी वो डाल रहा था उसमें चोंच, तो उसकी चोंच तो पानी तक नहीं पहुंच रही थी, पास में कंकड़ पड़े थे, कंकड़ क्या सॉलिड और वाटर क्या लिक्विड, और वो कंकड़ डालता गया उसमें, डालता गया डालता गया डालता गया डालता गया, जैसे ही वो डालता गया पानी का स्तर जो है वो ऊपर आता गया, पानी का स्तर क्या होता गया, ऊपर आता रहा, पानी का स्तर ऊपर आता रहा, और जिस जिस जैसे ही ऊपर आया वहाँ पर क्या हुई, पानी का स्तर ऊपर आया तो वॉल्यूम बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि उसमें सॉलिड मिला दिया, क्योंकि सॉलिड जो है वो अच्छी तरह से उसके अंदर नहीं घुलेगा, जो उसमें पत्थर डाल रहा है वो पानी के साथ नहीं जुड़ने वाले, पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पत्थर अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है पानी। ठीक है, पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखता है, पत्थर का क्या है भाई, पत्थर तो पत्थर है। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटरेक्ट नहीं होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगी कैसे, वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगा। इतना समझ आया अब कौवे की कहानी सुनाकर। ठीक है, तो क्या होगा, जब भी आप वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाएगी, वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो जाएगी। तो क्या होगा, मिक्सिंग के बाद क्या होगा, टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कम हो जाएगी। क्यों कम होगी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों के बीच में जो दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैक हो जाएगी, और अगर जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पैक होगी तो इसका मतलब एक दूसरे से वो चिपक गए, इसीलिए क्या हो गया, वहाँ पर वॉल्यूम कम हो गई। तो ये दो कारण होते हैं, पहली बात तो ठीक है कि इनके बीच में क्या भूमिका निभाती है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। देखो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ने क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, एक दूसरे के साथ अच्छे से घोल दिए। अब एक दूसरे से घोलने के कारण क्या हुआ, वॉल्यूम भी कम हो गई, ये दूसरी भूमिका आ गई, इनकी इसके ऊपर इतना असर डाल दिया इसने, इसके अंदर भूमिका निभानी पड़ती है, इसको निभाती है और ये भूमिका। उसके बाद आता है ये जो सोल्यूशन है, ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये नॉन आइडियल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई आइडियल सॉल्यूशन बन ही नहीं रहा।
क्यों नहीं बन रहा, देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं बन रहा। अब मेरी बात सुनो, देखो मैंने आपको अल्कोहल अल्कोहल के जो कण हैं, अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है। जब वो मिक्स हो जाते हैं दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण वो ऐसे चिपक जाते हैं, उनको अलग करना आसान नहीं है, उनको अलग करना आसान नहीं। लेकिन जैसे ही हम अल्कोहल और वाटर को अलग अलग करके देखें, अगर वो पहले जितनी वॉल्यूम थी उसकी, पहले जो इंट्रैक्शन थी अल्कोहल की वो थोड़ी सी कच्ची थी, यानी कि थी हैच बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी लेकिन थोड़ी सी कच्ची थी, वो उसको तोड़ किसी के साथ भी मिला सकते थे, उसके मॉलिक्यूल्स किसी के साथ भी जाकर मिल सकते थे उसके जैसे के। वहीं वाटर की बात करें तो थोड़ी सी उसके अंदर क्या थी, गैपिंग थी। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया, पहले वाली इनकी इंटरेक्शन से ज़्यादा इंटरेक्शन बन गई मिक्सिंग के बाद, अलग अलग से ज़्यादा इंटरेक्शन किस में बनी, मिक्सिंग में बनी। तो आइडियल सोल्यूशन क्या कहता है, आइडियल सोल्यूशन कहता है कि चाहे वो पहले जैसा था, बाद में जैसा है और मिक्सिंग करने के बाद जैसा रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन मॉलिक्यूल मिक्सिंग करने के बाद भी वही रहेगी जो उनकी अलग अलग इंटरेक्शन थी। तो आइडियल सोल्यूशन तो ये कहता है, लेकिन इसमें तो उल्टा हो रहा है। पहले दोनों की इंटरेक्शन जो है वो अलग अलग में थोड़ी कच्ची थी, लेकिन जब वो एक दूसरे के अंदर मिक्स कर दिए गए तो उनकी इंटरेक्शन बढ़ गई, उनकी इंटरेक्शन क्या कर दी, बढ़ दी। ठीक है, बढ़ गई, ठीक है ना। अल्कोहल वाटर सोल्यूशन, ठीक है, अल्कोहल वाटर सोल्यूशन, वाटर सोल्यूशन की इंट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू अल्कोहल अल्कोहल अल्को एक मिनट, अल्कोहल लिखना है ना, और अल्कोहल या फिर वाटर और वाटर दोनों की जब अलग अलग थी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी, यानी कि ये वाली बॉन्डिंग इसके बराबर नहीं है, इंट्रैक्शन नॉट इक्वल टू। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, नॉन आइडियल सोल्यूशन बन रहा है। कौन सा सोल्यूशन बन रहा है, इसीलिए नॉन आइडियल सोल्यूशन बन रहा है। तो ये था आपका पूरा अल्कोहल का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा आपको एक्सरसाइज में। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में मिल जाएगा अल्कोहल का क्वेश्चन। लिखो इसको, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए लिख लिया, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी जो है आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी है जो कहता है कि तापमान बढ़ने पर गैसें हमेशा तरल पदार्थों में कम घुलनशील क्यों होने लगती हैं, यानी कि कम क्यों घुलती है तरल पदार्थों में। तरल का मतलब लिक्विड में, लिक्विड में गैस टेम्परेचर बढ़ाने से यानी कि गर्म करने से गैस कम क्यों घुलती है, ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान बढ़ने से गैसें हमेशा तरल पदार्थों में कम घुलनशील क्यों होने लगती है। याद करो, मैंने आपको एक सोडा बोतल के बारे में बताया था, सोडा बोतल और कोल्ड ड्रिंक के बारे में। ठीक है, घुलनशील क्यों होने लगती हैं। देखो मैंने आपको करवाया है ऐसा क्वेश्चन, जब मैंने कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया था, कोल्ड ड्रिंक और शायद मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में ही बताया था, हेनरी लो बेस्ट बताया था, हेनरी लो बेस्ट बताया था मैंने आपको। याद करो क्या बताया था, होगी क्लास, चेक करना जाकर जो नए बच्चे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो कारण होता है इसका, सबसे बड़ा जो कारण होता है कि गैस कम क्यों घुलने लगती है तापमान बढ़ाने के कारण, वो कारण होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
कौन सा क्या कारण होता है? पहला एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस सबसे बड़ा कारण यही होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि गैस डिसोल्यूशन कम होती है। क्या होती है? डिसोल्यूशन का मतलब घुलनशील कम होती है लिक्विड के अंदर। तो समझते हैं कैसे। ठीक है, जब गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, उसके अंदर से हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। मैंने आपको जब सोडा बोतल कराया था तो बताया था मैंने इसके बारे में, आपको सोडा बोतल भी बताया था और कोल्ड ड्रिंक की बोतल के बारे में बताया था, खासकर कोक के बारे में, है ना। ठीक है, बताया था। तो देखो, जब भी गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होने लगती है तो इसके उसके अंदर से क्या होता है, उसके कणों कणों से क्या निकलने लगती है? गैस निकलने लगती है। क्या निकलने लगती है? हीट निकलने लगती है। क्या रिलीज होने लगती है। जब लिक्विड में गैस डिसॉल्व की जाती है, डिसॉल्व की जाती है, तब वह हीट रिलीज करती है। हीट निकलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी गैस किसी लिक्विड में घुलनी शुरू होगी वैसे ही वो क्या निकालनी शुरू करेगी? हीट निकालनी शुरू करेगी। इसी कारण क्या होता है, जब आप फ्रीज़र के अंदर बोतल रखते हो ना, फ्रीज़र के अंदर, तब टेम्परेचर बहुत कम होता है जिस कारण पानी ठंडा रह पाता है, लेकिन उसी फ्रीज़र के अंदर से जो बोतल आपने ली है उसको बाहर रखो। बाहर रखने के बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे कर कर क्या होने लग जाएगी? गर्म होने लग जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर फ्रीज़र की अपेक्षा में टेम्परेचर बाहर जो है वो अलग है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, धीरे धीरे वह गर्म होने लगेगा पानी। एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो एकदम तप जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? तप जाएगा। ऐसा ही होता है ना, कई बार तप जाता है, पीने में भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वह तप जाएगा पानी। तपने का कारण यही है कि उसके अंदर जो पानी के अंदर है वो गैस रिलीज होने लग गई। गैस जो होगी उसमें घुलने लग गई, पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर गैस घुलने लगी। और जब भी गैस घुलती है वो क्या निकालती है? हीट निकालती है, जिसके कारण आपका पानी गर्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो वो क्या करने लगती है? हीट रिलीज करने लगती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, जब भी दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो जब हीट रिलीज होती है यानी कि बाहर हीट निकाली जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसी को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब भी बाहर हीट निकलेगी। और एंडोथर्मिक में अंदर एंटर करेगी अगर हीट। ठीक है ना, सिंपल है, समझ आया, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैंने आपको ये सारा बता दिया, इसमें हीट बाहर नहीं निकलने लगेगी। और आप याद करो, मैंने शायद आपको अ, इसी सॉल्यूशन चैप्टर में ली चार्टलियर के थर्मोडायनेमिक्स में शायद ली चार्टलियर लॉ करवाया था, एक ली चार्टलियर प्रिंसिपल। इसके ऊपर बेस ये काम करती है। ये किस पर बेस काम करती है? बेस्ड ऑन ली चार्टलियर प्रिंसिपल, इसके ऊपर काम करती है। मैंने आपको बताया था ये इसी के ऊपर काम करती है, ली चार्टलियर प्रिंसिपल। मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको कराया था। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मॉलिक्यूल्स जो है ना, जब भी लिक्विड के अंदर गैस घोली जाएगी तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन करना शुरू कर देंगे। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ज़्यादा जो कण है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन करेंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे। ठीक है, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बनेगी। यही होगा ना, जिसके कारण क्या होगा, मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करने लगेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, लिक्विड के अंदर जो कण है, लिक्विड के कण है वो आपस में टिक नहीं पाएंगे। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि हमने जो अंदर से गैस डाल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ चुका है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे से अब दोनों मोशन करने लगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करने लगे, उतने ज़्यादा क्या करने लगेंगे,
मोशन करने लगेंगे और मोशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो दोनों के मॉलिक्यूल सब मोशन कर रहे हैं। कैसे देखो मैं बताता हूँ। ये है, ये पानी है और ये गैस इसके अंदर ऐसे घुल रही है धीरे धीरे। ये गैस के कण हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये इसके कण हैं। अब ये आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आपस में एक दूसरे से टकराने लगेंगे एक टाइम पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे एक दूसरे के साथ, उतनी मोशन चलती रहेगी, जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग जिग होता रहेगा ऐसे। ठीक है, अब ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, टकराने लगेंगे। और जब भी आपको पता है, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, जब भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। जब भी ऐसे 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 हीट रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, जब पत्थर एक दूसरे के साथ घिसते हैं तो चिंगारी निकालते हैं ना, आग निकालते हैं, वैसे ही ये करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हीट निकालनी शुरू करेंगे। क्या करेंगे, हीट निकालनी शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसके कारण जो होंगे पानी के जो लिक्विड, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस्केप करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, इस्केप करना शुरू कर देंगे। दैट्स ऑल। यही कारण होता है कि गैस कम घुल पाती है ज़्यादा टेम्परेचर में। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये क्या करेंगे, इसको धक्का मारेंगे ऊपर भेज देंगे दोबारा से। गैस को, गैस के मॉलिक्यूल्स को धक्का मारेंगे ऊपर भेज देंगे, दोबारा से धक्का मारेंगे ऊपर भेज देंगे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से धक्का मारेंगे और गैस के मॉलिक्यूल्स वो वहाँ गिरेंगे जाके। आपने क्या किया, पहले ऐसे थोड़ा सा आपको गुस्सा आया, थोड़ा सा आपने ऐसा धक्का दे दिया। ठीक है, फिर दोबारा से उसने दोबारा गुस्सा दिला दिया किसी ने, फिर आपने दोबारा से धक्का दिया जोर से, आपको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब दोबारा से उसने गुस्सा दिलाया, अब की बार आपने एक मारो, वो बजम खा जाएगी। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो आप मारा बजा जाके। तो वैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स को थप्पड़ मारते हैं पीछे, जाते रहते हैं जाते रहते जाते रहते, इसीलिए इसके अंदर घुल ही नहीं पाते, क्योंकि ये धक्का मार के बाहर भेज रहे हैं, इनको धक्का मार के बाहर भेजते जा रहे हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ घुल नहीं पाते। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस के कण हैं वो लिक्विड के अंदर बहुत कम घुल पाते हैं। बस यही कारण होता है। सिंपल है था ना, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था। ठीक है, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ। कल मैंने फिफ्थ क्वेश्चन कराए थे ना, सिक्स सेवन्थ एट्थ, तो हो गया आज नाइन्थ कर रहा है। अब नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही है ना नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है आपका, 6.556 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन युक्त विलयन। ठीक है, युक्त विलयन के ऊपर, युक्त विलयन के ऊपर इथेन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर 1 बार है। यदि विलयन में 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम इथेन है हो तो गैस का आंशिक दाब निकालना है। गैस का आंशिक दाब निकालना है, आंशिक दाब फाइंड करना है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है कि 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन युक्त विलयन के ऊपर, इथेन का आंशिक दाब, यानी कि इथेन का एक युक्त विलयन है हमारे पास, उसके ऊपर इथेन का आंशिक दाब, जो इथेन का वेपर प्रेशर है वो 1 बार है। यदि विलयन में 5.00 10⁻² ग्राम इथेन हो तो गैस का दाब कितना होगा। यानी कि आपको क्या दे दिया गया, मास दे दिया गया। कितना दे दिया गया, मास दे दिया गया इथेन का, जो सा इथेन की सॉरी विलयन का जो मास है वो दे दिया गया, इन सोल्यूशन मास। ठीक है, और क्या दिया गया आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन, एंड ये आपको, ये भी आपको मास दिया गया है, ग्राम में है ना, तो मास दिया गया है। ठीक है, तो अब करें क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला काम है हमारा,
क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमें बोल रहा है ये कि हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको एक लॉ के बारे में पता है, क्या होता है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर इज अमाउंट ऑफ गैस की कितनी गैस मिलाई गई है, अमाउंट ऑफ गैस की कितनी गैस मिलाई गई है, यही होता है। पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस की कितनी गैस मिलाई गई है। ठीक है, मेरा ये कहने का क्या मतलब है, मैंने कराया है ये आपको, ये फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। मतलब क्या है कहने का, मेरा मतलब देखिए पहले क्या है कहने का कि P1/P2 इज इक्वल टू M1/M2, M1/M2। ठीक है, हाँ अप्रोक्स यही आएगा। मास मास ये है आपका P1 और P2, ये M1 है और ये M2 है, और P1 आपको ये है और P2 निकालना है। तो सिंपल है, वैल्यूज पुट कर दो भाई। ठीक है ना, P1 आपको दिया गया है, M1 आपको दिया गया है, P1 की जगह पे आप लिख दोगे ये। ठीक है, तो 6.56 इंटू 10⁻³ अब गिवन मैंने क्यों नहीं लिखा, गिवन लिखने के लिए इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें P2 निकालना है। ठीक है, M1 हमारे पास क्या है, M1 सॉरी 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 सॉरी, ये मास नहीं है ना, ये है हमारे पास मास, तो 1 बार, बार नहीं लिखेंगे। तो M1 हमारे पास 6.56 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा जो मास है वो 500 इंटू 10⁻² है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये P2 इधर चला जाएगा, ये सब कुछ इधर ले आओ, यानी कि P2 इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 1 इंटू में 5.00 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0 लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा डिवाइडिंग में 6 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब क्या करो आप, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। P2 निकल गया, बस आपका प्रेशर निकल जाएगा। तो प्रेशर निकालने के लिए 5 है यहाँ पर, इसके डिवाइडिंग में लगा लो 2 जीरोस। ठीक है, 2 जीरोस आपने लगा ली। अब लगभग ये बचा, इसको ही आप ऊपर ले गए तो ये बचा आपके पास यहाँ पर 5, माइनस के 5 बन गई। अब आप इसको क्या करो, इस वाले को ऊपर ले जाओ, 5 इंटू, ठीक है 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू में 10⁻, नीचे माइनस के ऊपर जाकर प्लस की होगी, 5 6। ठीक है, अब P2 इज इक्वल टू, अब क्या करो, इसमें से माइनस करोगे तो 5 इंटू में आपके पास बचा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 565, तो ये बचा। अब इसको आप ऐसा करो, 5 से इस वाले को डिवाइड कर लो, 1 मिनट, 5⁻³ है, तो ये लगभग आपका बन जाएगा 5000। हाँ, ये लगभग आपका बनेगा 5000। तो 5000 बना, मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया, इसमें से इसको माइनस किया 3 बचा, 5000 लिख दिया सीधा। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, अब इसको मल्टीप्लाई करो पहले, यानी कि इससे इसको डिवाइड कर लो। तो आप करोगे इसको डिवाइड इससे, ऐसा करो 2 पे डिवाइड करो पहले इसको, ये बचेगा आपके पास 2500। इसको भेजोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 8 16, अब फिर चला जाएगा 2 पे, 1 2 दूनी 4, और यहाँ पे बचा 5 0, इसको भेज दो फिर दोबारा से 2 पे, हमारे पास क्या बचेगा 1 6 4, इस फिर से चला जाएगा ये। ठीक है, इसको भेजोगे तो 8 2, इसको भेजोगे 12 6, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, अब ये नहीं जाएगा आगे। तो अब 82 को 600, हमारे पास जो आंसर बचा है वो बचा है 625 डिवाइडेड बाई 82। इसको इससे डिवाइड कर लो, अब सीधा डायरेक्टली डिवाइड करो अब 82 को, 88 से कर लो पहले, 8 6 48, हमें 62 के आसपास चाहिए। तो 82 को 9 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर लिख ले 625/32। ठीक है, इज इक्वल टू P2। 80 करोगे तो 8 6 48 होता है, 8 6 48, 72, 8
इसको भेजो आप 6 पे, मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, एक 6 6 कम 36 और एक 37 है। ये तो ज़्यादा ऊंचा चला गया। एक मिनट, हमें 625 को क्यों किया, 82 को करना है ना, 82 को। इंटू में 6 से 12 है, एक 6 8 48 और एक 49 92 आया है। इसी के अंदर आप जोड़ो 82 4 8 17 एक 574 82 6 तो यहाँ 15 एक 656। ये बड़ा आया तो ये यहाँ से जाएगा, तो ये आपके पास आएगा P2 इज इक्वल टू, सीधा डायरेक्टली मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको इससे, तो हमारे पास P2 में से ये आएगा हमारे पास 6 और एक 7, तो 7, ठीक है 7 आ गया। और यही 7 ही आया है हमारे पास, तो ठीक है 7 आ गया पॉइंट में। मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, कई बच्चों को डिवाइड करना ही नहीं आएगा ये। अब इसमें से आपने क्या किया, आप माइनस करो इसको इसमें से, कितना है 625 बटे आपके पास क्या बचा था यहाँ पे यार, 2 4 हो गया, 8 और 7 17 है, और एक 5 5 74। इसको करोगे 15 में से 5 1 आ गया, यहाँ 12 में से 7 गए 5 आ गया, 51 0। ठीक है, अब इस पे तो जाएगा नहीं, इस पे भेज दो, यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है 6 गया, तो अब 492, तो आपका बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और एक 18 बचा 0। ठीक है, तो ये चला जाएगा आगे 2 पे भेज दो इसको, 2 पे भेजोगे अप्रोक्स आपका आगे चलता रहेगा, लेकिन आप इतना बहुत है, पॉइंटों के बाद 2 अक्षर बहुत होते हैं, यानी कि 7.62 अप्रोक्स आपका आंसर आएगा। आपके सामने डिवाइडिंग की है, कैलकुलेशन सारी कंप्लीट की है, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। ठीक है लिखो, फिर इसको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर लिखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने हुए, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि 2% अवाष्पशील विलेय विलेय यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक, अब वो नहीं बताऊंगा ना, इंग्लिश वगैरह मैं कम बोल दिया करूँगा, लिखा कम करूँगा, ठीक है। जलीय विलयन, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लिखना पड़ेगा समझाने के लिए, क्योंकि आजकल जो केमिस्ट्री वगैरह है वो इंग्लिश में ज़्यादा है। सामान्य क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, 1.004 बार का दाब डालता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो निकालिए। कैसे निकालेंगे, जल्दी कीजिए, जल्दी, हरी अप, हरी अप, हरी अप। चलिए, कई बच्चे ने सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत बच्चे हैं, आधे नालायक भी होते हैं, लेकिन हमारा काम उन्हीं बच्चों को समझाना है जिनके पास ये सॉल्व नहीं हो रहा है।
जिनके पास हो रहा है वो तो कर ही लेंगे भाई। इसको देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है, क्या होता है इसमें। सबसे पहले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है किसी लिक्विड के अंदर, तो हमेशा जो क्वेश्चन जाता है वो जाता है सिर्फ किसकी तरफ, रोल्स लॉ की तरफ। किसकी तरफ जाता है, रोल्स लॉ की तरफ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, रोल्स लॉ की तरफ ही जाएगा। ठीक है, किसकी तरफ जाएगा, रोल्स लॉ की तरफ। ठीक है, रोल्स लॉ की तरफ जाएगा। तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि आपको क्या निकालना है, वो मोलर द्रव्यमान निकालना है। लेकिन आपको एक चीज़ और गिवन है, दाब, प्रेशर। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ऑफ एक्स सोल्यूट मोलर मास, यही होता है। देन यही होगा ना, मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए यहाँ से निकाल लेंगे मास ऑफ सोल्यूट। अगर हमारे पास मोल्स आ गए तो हम मोलर मास हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो मोल्स हम ले लेंगे। लेकिन आपको डेल्टा पी निकालने के लिए ना पी नोट माइनस पी भी करना पड़ेगा। ये भी हमारे पास फॉर्मूला था। पी डेल्टा पी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी नोट माइनस पी करना पड़ेगा। ये आपके पास एक फॉर्मूला था, मैंने लिखवाया था, आप याद करो। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा पी जो है आपका वो पी नोट माइनस पी होगा। डेल्टा पी ये बताया था ना आपको कि डेल्टा पी निकालने का तरीका, रूल स्लो पता करो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसमें ज्ञात करो। ठीक है, देखो जाकर उसमें क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है शायद हमें। 2% अवाष्पशील, 2% यानी कि 2 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, तो यार ये, और हमें एक चीज़ और गिवन है, पूरा प्रेशर। पी नोट भी हमें गिवन है, पी नोट इसमें मैंने लिखा नहीं तो लिख लो, पी नोट आपको गिवन है 1.003 बार। ठीक है, पी नोट, और पी आपको गिवन है 1.004। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट है 1.003 माइनस ऑफ 1.004। तो कितना बचेगा, निकालो कितना बचेगा। अप्रोक्स आपके पास बचेगा 0.009 बार, अप्रोक्स यही बचने वाला है, निकाल कर देख लेना। ठीक है, निकाल कर देख लेना। तो अब सीधा डायरेक्ट आप क्या करो, डेल्टा आपके पास पी नोट है, डेल्टा पी है, तो इसको डिवाइड कर लो आप। आपके पास क्या निकल जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही से लगा लो ना। देखो, इससे आप मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हो, एक्स सोल्यूट। अब ये निकालना है आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि मोलर मास भी यहीं से निकलेगा। तो आप इसको इसके डिवाइडिंग में भेज दोगे, तो डेल्टा पी बाय पी नोट, सिंपल है ना, पी नोट। ठीक है, तो ये निकल गया, तो मतलब एक्स के मोल्स निकल गए, मोल फ्रैक्शन, सॉरी ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है ना। तो मोल फ्रैक्शन निकलेंगे, मोल फ्रैक्शन के बाद के अंदर से आप मोल्स निकालोगे इसके। ठीक है, तो पहले आप ये निकाल लो भाई, एक्स सोल्यूट डिवाइडेड बाय 0.009 एंड पी नोट आपको क्या गिवन है, 1.003 ये गिवन है। ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको ना पहले भी करवाया है, दोबारा रिपीट हो गया ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में। पहले कभी जब सॉल्यूशन चैप्टर कराया था शुरू, शायद मैंने रूल्स लॉ के रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में यही क्वेश्चन आपको कराया था, शायद मेरे याद नहीं है, मैंने कराया था पर। ठीक है, एग्जाम्पल था ना उसमें ये, ऐसा या ऐसा होगा या अलग हो सकता है इससे। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 0.0088। ठीक है, ये आपके पास बचेगा सोल्यूट, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या बचेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का एक फॉर्मूला भी होता है, ये भी याद रखना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है एक, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस ऑफ एन ऑफ सॉल्वेंट।
लेकिन आपको ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, ये आप निकाल सकते हो क्योंकि वाटर की बात हुई है। अब वाष्पशील विलेय के अंदर जलीय विलयन, देखो जलीय विलयन, और देखिए 2% का मतलब क्या हुआ, 2% का मतलब क्या हुआ कि मास बाय मास बोला गया है, तो 2% का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 2 ग्राम क्या है, सिर्फ सोल्यूट है। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 2 ग्राम सोल्यूट है, ये याद रखना। तो हमारे पास 2 ग्राम सोल्यूट है, तो हमें सॉल्वेंट निकालने के लिए, हमें सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 2 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 100 माइनस 2 अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 98 ग्राम सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के मोल्स निकालो भाई, मोल्स ऑफ वाटर, वाटर, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करोगे, 98 बाय वाटर का जो हाँ यही आएगा, तो आप इसको डिवाइड करोगे, 18×90.8/0 और 4×72, ये 4 आगे चलता रहेगा, अप्रोक्स ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन के अंदर पुट कर दो, यहाँ से आपके पास निकल जाएंगे क्योंकि आपके पास ये भी है और ये भी आ गया। अब ये निकालने का तरीका भी मैं बताऊंगा, देखो एक्स ऑफ सोल्यूट, एक्स ऑफ सोल्यूट क्या है, सॉरी हाँ 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 हाँ, ये निकाला, एक्स ऑफ सोल्यूट है 0.0, एक्स ऑफ सोल्यूट की जगह पे मैं ये रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0.0088, ठीक है, 0.0088। अब आपको क्या करना होगा, इज इक्वल टू, ये एन ऑफ सोल्यूट है नहीं आपके पास तो इसको रखो N1, इसको भी रखो N1 ही रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि गिवन ही नहीं है, तो इसको ले लो, एन सॉल्वेंट को ये लिख लो, मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्वेंट सॉरी, मोल्स ऑफ सोल्वेंट है तो 15 नहीं है ये, ठीक है, कितने हैं 5.44, तो 5.44, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.088 इंटू में N1 प्लस ऑफ 5.44 इज इक्वल टू N1 बचा, ये ऊपर लेके गए इधर, ठीक है। तो अब इसकी करो इससे मल्टीप्लाई, 0 यहाँ पर 0 आएगा, 8 n, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, प्लस ऑफ इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मेरे पास है लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ क्या है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, मेरे पास भी नहीं है भाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कर दे इसको, ये बचेगा आपके पास 88/10,000 डिवाइडेड बाय 5.44 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो 5544888, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, 8 5 40 और 3 43, यही आएगा 534, तो 2 7 3 और 5 8 7 4, अप्रोक्स ये बचने वाला है, ठीक है, ये बचेगा और इसके बचे में लगेंगे ये 2 जीरो में भी, ठीक है, यानी कि 2 4 6 होगी, ये 5 है, 0.478 बचेगा, N1 आपका ये है। अब क्या करो, ये इसके जैसा है बिल्कुल, ये भी तो है ना, तो अब आप क्या करो, इसको इधर ही के इधर रखो, 0.478 इज इक्वल टू 1n इज माइनस ऑफ, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.0088, यही बचा। अब आप क्या करो, इसको सिंपल से 10,000 लिखो इसके डिवाइडिंग में, यहाँ पर आ जाएगा 10, n भी है ना इसके साथ, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस के 88, मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ करना कैसे करना है, ठीक है, कभी सोचो भी कुछ और ही बता दिया हमें, 0.478। अब आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 88 को ये मिटा दें, यहीं पे माइनस कर लेते हैं, रफ काम के लिए, ठीक है ना, साइड में पेपर भी तो ऐसे ही करते हैं, रफ काम। तो यहाँ पर आ गया 10 2 बचा, यहाँ पर गया 9 1 बचा, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 9, ये 0 हो गया, तो 9 9 9 9 9 1 2,
तो 9912 डिवाइडेड बाय 4 जीरो है। इसके डिवाइडिंग में भी अब 3 जीरो लगा लो, यहाँ तो पॉइंट रखो, इसको रखो अब, ठीक है 3 जीरो है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भेज दो और इसको नीचे भेज दो, इसको नीचे भेज दो और इसको ऊपर भेज दो, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, एन की वैल्यू निकालनी है वैसे हमें, इसके साथ एन भी है, इसके साथ एन भी है, ठीक है। तो एन है ना इसके साथ, तो इसको क्यों भेजेंगे, इसको इस ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, ठीक है। तो आपके पास बचेगा 478 इंटू में 10000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 9912, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, कैंसिल आउट हुई, इधर बचा एन। अब आप क्या करो, यहाँ पर बचा सिर्फ 10, इसको अलग कर देते हैं थोड़ा सा, 10 बचा, क्या बचा 10, इसको भी कर दो 2 पे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 में 18, 2 चौके 8 और 2 चौको 8, 1 19, 2 में 18, 1 बचा 11, 2 5 10, 6 बचा 12, 3 पे चला जाएगा, नहीं जाएगा 3 पे, तो ये बन गया आपका n इज इक्वल टू आपका बन गया ये 239, ये 10 भी है, ये मल्टीप्लाई कर दी 0, 4956 इज इक्वल टू 4956, इसको डिवाइड करके देख लेना भाई, आंसर आ जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो चुका है तो थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है, थोड़ी बहुत तो कर ही लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग इसको कर लेना। तो ये आपके पास बचेगा ये तो आपका इसका था ना 0956, ठीक है। इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.00487 आपके पास कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। एन की वैल्यू ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। अरे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्वेश्चन। अब आप ऐसा करो, नीचे ही निकाल देते हैं। देखो मोल्स निकालने का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका n इज इक्वल टू, मैं मोल्स को n लिख रहा हूँ सीधा, यहाँ पर लिख देते हैं मास यानी कि w वेट बाय मोलर मास, मोलर मास को m लिख दिया, इसको इधर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। वेट बाय यानी कि इज इक्वल टू m इज इक्वल टू यानी कि मोलर मास इज इक्वल टू, ये डिवाइडिंग में चला जाएगा n, तो आपके पास ये भी है और ये भी है, 2 ग्राम आपके पास सोल्यूट है और 0.0487 आपके पास ये है, ठीक है। सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ करो, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देना इसको, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2000/487। अब इसको आप जैसे भी मल्टीवाइड करोगे 2000, ये रेसिप्रोकल करके ये 2000 बन जाएगा, ये बचेगा आपके पास 487, 2000 क्यों बचेगा हमारे पास, ये 4, ये 20,000 बन जाएगा, 20,000। इसको डिवाइड कर लेना आप लोग जैसे भी करोगे। तो मैं आपको मोलर मास सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, मेरे पास क्या बचा है, ठीक है। आप लोग इसको निकाल कर देखना, हमारे पास बचा है 41 ग्राम पर मोल, ठीक है, हमारे पास ये बचा है। आप उसको डिवाइड करके देखना, मोलर मास हमारे पास आ ही बचा है, ठीक है। लिखो इसको, फिर हम आज देखिए हमने बहुत क्वेश्चन किया, आपको पता है। देखो मैं आपको जब भी करवाता हूँ तो बिल्कुल पूरा क्वेश्चन डिटेल्ड में समझा कर कराता हूँ, कोई डाउट नहीं रहने देता, इसलिए मेरी क्लास में कम क्वेश्चन हो पाते लेकिन कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ये मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि मैं जो भी कहता हूँ वो करवा के रहता हूँ। तो मैंने पूरे क्वेश्चन करवाए हैं आज, 6 टोटल क्वेश्चन किए हैं। कल की क्लास में भी हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा, ठीक है। हमारे पास टोटल एनसीईआरटी के 30 न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी के 30 न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद 30 एक जेईई नीट के पेपर के हैं, 30 क्वेश्चन नीट के पेपर के हैं, 30 नहीं 79 क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन के हैं, नीट के पेपर के, और जेईई के तो गिनती ही नहीं है कि अब तक कितने होंगे, मैंने गिने नहीं उसके, लेकिन 79 है, 30 है, तो 30 70 109 क्वेश्चंस, अभी पता नहीं कितने होंगे जेईई के मिलाकर,
अप्रोक्स आपको 200 से ऊपर क्वेश्चंस करा ही दूंगा मैं 30 तारीख तक। 200 से ऊपर क्वेश्चन करा ही दूंगा विद नीट JEE NDA। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।